हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है CSIR का जून 2013 का पेपर में जो अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे हुए थे वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ आजकल की थ्योरी पार्ट भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो पुराने पेपर्स हैं, चाहे वो IIT JEM के हों, चाहे NBHM के हों या फिर CSIR के हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर में जो अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी हम लोग साथ ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो बने रहिए इस लेक्चर में। CSIR 2013 का पेपर आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे रखे हैं। फिर मैं वहाँ पे आपको जो है CSIR के जितने भी पुराने पेपर हैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो 2013 जून सीरीज का जो हमारे पास CSIR का पेपर है उसमें 3 क्वेश्चन मैं लूँगा अलजेब्रा के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में आगे। सो हेलो एवरीवन, आज ये अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। CSIR जून 2013 के जो क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्वेश्चन एक एक करके लिख देता हूँ, फिर हम उनको सॉल्व भी करेंगे। तो जैसे CSIR ये सीरीज है हमारे जून 2013, तो इसमें अलजेब्रा का एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट G be a simple group, G be a simple group of order 168. Right. What is the number of subgroups of G of order 7? What is the number of subgroups of G of order 7? तो हमें क्या करना है, हमें बस ये बोला हुआ है कि G एक सब ग्रुप है 168 जिसका ऑर्डर है, तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर 7 होगा। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1, 7, 8 एंड 28। तो पहला ऑप्शन है 1, B is 7, C is 8 और लास्ट ऑप्शन है 28। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइलो फर्स्ट थ्योरम, सेकंड और थर्ड थ्योरम का पता होना चाहिए। और अगर हमें वो थ्योरम अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन भी हमारा विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे ये इसका ऑर्डर, इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 168 है, तो हम 168 को जो है, जो ये ग्रुप का ऑर्डर था, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 3। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब इसमें 7 इसका जो मल्टीपल है, ऑर्डर 168 का मल्टीपल जो है 7 है, मीन्स ऑर्डर ऑफ G का डिवाइजर जो है एक 7 है। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि इफ़ 7 डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, वैसे तो वो प्राइम के लिए है, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, तो उसका इस प्राइम नंबर या जो यहाँ पे 7 आया, 7 ऑर्डर का जो है एक सब ग्रुप तो इसमें हो गए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि G हैज़ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, राइट। लेकिन अभी कितने होंगे ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें साइलो सेकंड और थर्ड थ्योरम पता होनी चाहिए। तो पहले मैं ये करता हूँ कि क्लेम करता हूँ कि ठीक है, हमारे पास जो है H1, H2 ऐसे जो है HM, टोटल जो है M नंबर्स ऑफ सब ग्रुप है जिनके ऑर्डर कितने हैं, आर सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7। राइट। अब जितने भी ये सब ग्रुप्स हैं ये जो है 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये M नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं ऑर्डर 7 के, तो साइलो सेकेंड और थ्योरम और थर्ड थ्योरम की जो कॉर्लरीज हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारे पास M आया है ये डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ G का, मीन्स M मस्ट डिवाइड 168। पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है कि जो ये M है, क्योंकि सारे जो सब ग्रुप हमने बनाए हैं सबका ऑर्डर जो है 7 है, तो M हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉड्यूलो 7 के, राइट।
तो ये ध्यान रखना आपने, पहले आपने साइलो फर्स्ट थ्योरम लगाया कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, वो किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस ऑर्डर का P ऑर्डर का जो है सब ग्रुप हो गए होगा। दूसरा, कितने वो सब ग्रुप होंगे उसके लिए आपने ये प्रॉपर्टी साइलो सेकेंड और थर्ड थ्योरम के जो रिजल्ट है वहाँ से निकालनी है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर वो m नंबर है P ऑर्डर के जो सब ग्रुप हैं, तो पहले जो m होगा वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। दूसरा, वो जो है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो P के लिए 1 रिजल्ट देगा, मीन्स m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P, पर यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 7। तो अब हमारे पास इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो अब हमें ये दो कंडीशन देखने, देखो एक तो पहले m को डिवाइजर होना पड़ेगा 168 का, तो इन्हीं में से वो एक नंबर होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसको 7 के कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा 1 के, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर उसमें हम 7 लेते हैं उस मल्टीपल में, तो वो तो कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 7 उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो 0 चले जाएगा, तो 7 को तो हमने लेना नहीं है। अब आपने बाकी रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में से ढूंढना है। तो आप देखोगे, अगर आप इसमें चेक करें और थोड़ा सा अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप देखोगे 2 2 4 2 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, राइट। बाकी इसमें कोई भी फैक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसका और 8 क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्टर था, तो इसका मतलब 168 को तो डिवाइड करेगी, तो दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, 8 ऐसे सब ग्रुप होंगे इसके जिनके ऑर्डर 7 होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता 8, राइट। तो इस तरीके से साइलो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थ्योरम को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और था पूछा हुआ है, आप देखोगे पेपर में, तो इसमें बोला हुआ था कि लेट 2 परमुटेशन आपको दे रखे, एक सिग्मा है 1 2 3 4 5 एंड एक है टाउ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। बी परमुटेशन इन S6, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ R in S6, राइट। द ग्रुप ऑफ परमुटेशन S6 इज ग्रुप ऑफ परमुटेशन on 6 symbols. Which of the following statement are true? Which of the following statements are true? Means एक भी सही हो सकता है और 2 भी। तो ये मल्टी करेक्ट जो है क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आप देखोगे ये दे रखा है यहाँ पर, द सब ग्रुप, बोथ द सब ग्रुप जो इनसे जनरेट होते हैं सब ग्रुप्स, एक तो जनरेट हो रहा है सिग्मा से, जनरेटेड बाय सिग्मा, एंड दूसरा है जनरेटेड बाय टाउ, आर आइसोमॉर्फिक, एक कंडीशन तो ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ये दे रखे हमें सिग्मा एंड टाउ आर कंजुगेट, तीसरा ऑप्शन ये बोला हुआ है सिग्मा से जो सब ग्रुप जनरेट हुआ इंटरसेक्शन टाउ से जो सब ग्रुप जनरेट हुआ है उनका इंटरसेक्शन इज द ट्रिवियल ग्रुप। और चौथा लास्ट ऑप्शन है सिग्मा एंड टाउ कम्यूट्स, राइट। तो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है, हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप देखो पहले सिग्मा और टाउ को आप ध्यान से देख लीजिए। सिग्मा में एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, इसमें 2 डिसजॉइंट साइकिल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, पहले आप इसके ऑर्डर को पता कीजिए। 2 इसकी लेंथ थी इस वाले साइकिल की, 3 इसकी लेंथ थी, तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 6, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, राइट। और टाउ में अगर आप देखें 6 सिंबल का साइकिल है ये, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये भी कितना हो जाएगा 6, राइट। और दूसरा आपने ये देखना है, अब देखो, अब आप एक एक करके पहले ऑप्शन चेक करो। पहले ऑप्शन में आप देखोगे ये सब ग्रुप है, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि सिग्मा से जनरेट हो, ये भी साइक्लिक है।
अब ऑर्डर ऑफ सिग्मा भी 6 है, ऑर्डर ऑफ टाउ भी 6 है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे पहले ऑप्शन के लिए ऑर्डर ऑफ जो हमारे पास इससे जनरेट होगा सिग्मा से, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 6, और ऑर्डर ऑफ जो टाउ से जनरेट सब ग्रुप है इसका ऑर्डर भी कितना हो गया 6। तो अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का जो आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास दो साइक्लिक ग्रुप हैं या दो साइक्लिक सब ग्रुप हैं जिनके ऑर्डर सेम है तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये होगा, हम यहाँ से क्या कहेंगे कि सिग्मा से जो जनरेट हुआ सब ग्रुप और जो टाउ से जनरेट हो रहा है ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, राइट। तो आपने ध्यान रखना है मैंने क्या कहा कि अगर दो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका मतलब इसका करेक्ट था। अब बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे, सिग्मा एंड टाउ आर कंजुगेट। कंजुगेट होने का क्या मतलब हुआ, सिग्मा और टाउ कंजुगेट का मीनिंग ये हुआ कि एक परमुटेशन अल्फा ले सकते हैं आप लोग, तो सिग्मा को एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फा टाउ अल्फा इन्वर्स के फॉर्म में, तो हम कहते हैं सिग्मा और टाउ क्या है, कंजुगेट हैं। बट ये भी आपने पॉइंट नोट करने हैं, जिन परमुटेशन के साइक्लिक परमुटेशंस के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं वो कभी कंजुगेट नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर का मतलब ये है, इसमें आप देखो इसमें जो सिग्मा है वो 2 साइकिल और 3 साइकिल के डिसजॉइंट परमुटेशन में का मल्टीप्लिकेशन है, और जो टाउ है वो 6 सिंबल का साइकिल है। तो ये 2 और 3 साइकिल से बना है और ये 6 साइकिल से बना है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट। तो जो डिफरेंट साइकिल के परमुटेशंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है, और ऐसे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साइक्लिक परमुटेशंस होते हैं वो हमेशा जो है एक दूसरे के कंजुगेट नहीं होते। तो आपने लिखना है सिंस सिग्मा एंड टाउ हैज़ डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो सिग्मा इज नॉट कंजुगेट टू। ये पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ये छोटी छोटी बातें जो है आपके कंपटीशन में आपको हेल्प करेंगी। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब कह रहा है कि जो सब ग्रुप हमने सिग्मा से जनरेट किया था और टाउ से जनरेट किया था वो ट्रिवियल है, मींस इसमें केवल जो है आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से ये भी निकलेगा, क्योंकि सिग्मा और टाउ का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट था, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साइक्लिक परमुटेशन से जो जनरेट होते हैं ग्रुप उनमें हमेशा जो है कॉमन एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब ग्रुप सिग्मा से जनरेट हुआ टाउ से जनरेट हुआ, क्योंकि सिग्मा और टाउ के स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, तो इसमें जो एलिमेंट फॉल होगा कॉमन एलिमेंट वो केवल क्या होगा, आइडेंटिटी परमुटेशन होगा, और आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो ट्रिवियल ग्रुप है। तो ये भी क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में। इसमें कह रहा है सिग्मा टाउ कम्यूट्स। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आए हैं, दो परम्यूटेशन केवल तभी कम्यूट करते हैं जब वो डिसजॉइंट हो। बट यहाँ पे आप देखोगे सिग्मा और टाउ में जो है सिंबल्स कॉमन है, सारे सिंबल जैसे 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कम्यूट नहीं करेंगे। कम्यूट केवल वही परम्यूटेशन करते हैं जिसमें जो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं या जिनमें जो है सिंबल कॉमन नहीं होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो इसके केवल 2 ही आंसर थे। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना था। और बहुत सारे स्टूडेंट की फीडबैक ये आते हैं कि ये क्वेश्चन उनको सबसे टफ लगा था, लेकिन आप देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था उसमें दे रखा, इसे एग्जाम में आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ। इसमें बोला है कि लेट एस एन डिनोट सिमेट्रिक ग्रुप। एन सिंबल में जो परमुटेशंस हैं उनका ग्रुप है ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सिंबल। और फिर बोला हुआ है कि द ग्रुप S3 Z2Z Z over 2Z is isomorphic to which।
इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। हमें ये पता करना है कि जो ये ग्रुप हमें दे रखा है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। तो ऑप्शन है हमारे, पहला है Z/12Z, दूसरा ऑप्शन दे रखा है Z/6Z, और फिर ये है Z/2Z, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है A4 और चौथा ऑप्शन है D6, राइट। तो हमें ये पता करना है कि जो हमने ये डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ग्रुप बनाया है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि S3 + Z/2Z जो है वो इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने डिस्कार्ड वाली एल्गोरिथम यूज करनी है। डिस्कार्ड वाली एल्गोरिथम का मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप बड़े कॉम्पिटिशन में जाते हो तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। एक, जब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होता है या आप पता कर सकते हैं तो आप सही ऑप्शन को जो है करेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि आप सही को ना अप्रोच करके गलत ऑप्शन को देखो, जो गलत ऑप्शन है उनको आप डिस्कार्ड करते जाओ, तो इससे भी जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो इसमें हमारी जो अप्रोच रहेगी वो डिस्कार्ड करने वाली अप्रोच रहेगी, हम इसमें डिस्कार्ड करते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखो कि S3 इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z/2Z का जो ऑर्डर है वो कितना है। तो आप देखोगे S3 का जो ऑर्डर है वो 6 है, ऑर्डर ऑफ S3 इज 6 एंड ऑर्डर ऑफ Z/2Z इज 2। तो कुल मिला के इस इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो 12 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ S3 इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट Z/2Z का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 12। तो हम देखते हैं चारों ऑप्शन में जिस ग्रुप का ऑर्डर 12 नहीं होगा वो तो इसके आइसोमॉर्फिक होने वाला नहीं है। लेकिन Z/12Z 12 ऑर्डर के, Z/6Z Z/2Z 6-12 12 ऑर्डर के, A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप इन 4 सिंबल 12 ऑर्डर के, D6 ये भी 12 ऑर्डर के हैं। तो इसका मतलब इसमें सारे के सारे जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो सब 12 ऑर्डर के हैं, तो ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं होगा। अब दूसरे अप्रोच हम ये करते हैं, हम एक चीज़ नोटिस करते हैं इसमें कि जैसे S3 था, आप ध्यान से देखें S3 नॉन एबिलियन है, नॉन एबिलियन, और जो Z/2Z है वो क्या है, एबिलियन है। तो जो अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट पर बेस्ड जो लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक नॉन एबिलियन है और एक एबिलियन है तो उनका जो डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नॉन एबिलियन होगा। तो S3 और Z/2Z हमें क्या बन गया, नॉन एबिलियन बन गया। तो इसमें आपने नोटिस करना है Z/12Z ये एबिलियन है, Z/6Z एबिलियन था, Z/2Z एबिलियन था, तो इनका इनर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या हो गया, एबिलियन। तो ये दोनों के दोनों एबिलियन हो गए। अब पहला और दूसरा एबिलियन है और जो S3 और Z/2Z है ये नॉन एबिलियन है। और फिर आपको पता है कि नॉन एबिलियन जो होते हैं वो कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं एबिलियन ग्रुप के। तो ये दो ऑप्शन तो आपने डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है, ऐसे करके। अब हमारे पास दो रह गए A4 और D6 जिन्हें हमें चेक करना है। तो आप A4 में नोटिस करो, पहले A4 हमारे पास जो है वो 4 सिंबल में है, जितने भी इवन परमुटेशन हैं 4 सिंबल में। तो ये इस टाइप से होगा कुछ, मतलब मैं सारे एलिमेंट तो नहीं लिख पाऊंगा पर आप रफ डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ABC या ABD इस टाइप के होंगे, BCD सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A4 में जो किसी भी परमुटेशन की जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। या अगर आप इसको 2 डिस्जॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में भी लिखेंगे तो तब भी इसका जो ऑर्डर है, इसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है वो जो है मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो A4 में जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैक्सिमम कितना है, 3 हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि A4 में अगर आप नोटिस करें, अगर आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर दें तो मैक्सिमम ऑर्डर उसमें जो है एलिमेंट का 3 हो सकते हैं। बट अगर आप S3 Z/2Z में नोटिस करें, S3 में एक एलिमेंट पिक कीजिए आप जिसका ऑर्डर 3 हो, और Z/2Z में एलिमेंट पिक कीजिए जिसका एलिमेंट 2 है। तो दोनों एलिमेंट का जब आप कंबाइन करेंगे, एक टपल बनाएंगे, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 6 हो जाएगा। तो S3
इनर डॉट प्रोडक्ट विद Z/2Z में एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 6 है, जबकि A4 में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 6 है। इसका मतलब A4 इसके कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो बचा हमारे पास केवल लास्ट ऑप्शन D6। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमें अब चेक नहीं करने हैं, इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है लेक्चर की, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये लगातार चलती रहेगी। तो आप देखते रहिए, बीच बीच में जो है थ्योरी पार्ट के भी लेक्चर में डालते रहूँगा। तो इस बीच पहले हम लोग अलजेब्रा को ही फिनिश करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे ब्रांचेस को भी हम लोग पिक करेंगे। तो देखते रहिए आगे के लेक्चर, बाकी एंजॉय कीजिए घर पर। आप लोग मैथ पढ़ते रहिएगा, कंपटीशन एग्जाम आपके होने हैं आज नहीं तो कल, तो प्रिपेयर रहना है अपनी इस चीज़ के लिए। ओके, तो एंजॉय कीजिए फिर।